Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So start करते हैं आज यूनिट 3 के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज की क्लास में हम यूनिट 3 जो अपना एग्जाम का जो टीजीटी का स्क्रीनिंग का सिलेबस है उसमें जो यूनिट 3 है बेसिकली वो डाइवर्सिटीज, डिसेबिलिटी और इंक्लूजन के बारे में है. सबसे छोटी यूनिट यदि मैं बात करूं आपके एग्जाम की तो यही है, ये मतलब यूनिट 3 है. आज कुछ नए क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, एड ऑन कर लेना है, अपने पूर्व ज्ञान के अंदर असिमुलेट कर लेना है. ठीक है भाई, चलते हैं तो करें स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कुछ कॉमन सेंस के हैं बिल्कुल, इनमें से कौन सी शारीरिक आवश्यकता बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है. आपको ये बताना है कि कुछ नीड्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी शारीरिक आवश्यकता मतलब कौन सी फिजिकल नीड है जो कि बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब बच्चे के लिए कौन सी फिजिकल रिक्वायरमेंट है कि जो होनी चाहिए. ठीक है, तो नियमित गति मतलब बच्चा रेगुलर गतिमान रहे, एक्टिव रहे, या एक जगह पर बैठा रहे बुत बन के हैं, या संवेदनाओं को नियंत्रित करना या अपने इमोशन को कंट्रोल करना बच्चे को आना चाहिए, या फिर नियमित अध्ययन या फिर रेगुलर पढ़ाई बच्चे को करनी चाहिए. फटाफट बताओ. अब कुछ बच्चों का दिमाग यहाँ ऐसे क्वेश्चंस किस लिए लिए जाते हैं ताकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में गलत ना हो. ठीक है, क्योंकि छोटे दिखने वाले, जैसे एक बच्चे ने आंसर किया संवेगों को नियंत्रण करना. ठीक है, देखो शारीरिक आवश्यकता वाले बच्चों को जिसको कोई फिजिकल नीड है किसी तरीके की, तो जो संवेगों को नियंत्रित करना वो फिजिकल नीड का पार्ट नहीं है, वो आपकी इमोशनल आवश्यकता का पार्ट है. ठीक है, नियमित अध्ययन, रेगुलर पढ़ाई से संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जाता है. रेगुलर पढ़ाई तो बंदे को इनबैलेंस्ड भी कर देती है, ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कभी ब्रेक भी ले लेना चाहिए. ठीक है, ये बात है कि अलग है पेपर सिर पे पढ़ लो, बट जनरल बता रही हूँ थोड़ा बहुत ब्रेक भी बनता है, रेगुलर कभी नहीं पढ़ा जाता. तो नियमित कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई गति की जानी चाहिए. ठीक है, तो आंसर रहेगा 1. नेक्स्ट है स्वतंत्र. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जनरल याद करें ना, याद करने के लिए इस लाइन को डाला गया है कि आपसे ये पूछे कि विकलांगों के लिए कौन से एक्टर ने काम किया था. ठीक है, तो विकलांगों के शिक्षित करने का जो महत्व दिया था सबसे पहले किसने दिया था भाई, कोठारी आयोग. ठीक है, तो इसको एड ऑन कर लेना, जो क्वेश्चन नया होगा मैं बोलूंगी इसको एड ऑन करो, तो एड ऑन कर लो इसको. ठीक है, तो विकलांगों को शिक्षित करने के महत्व को सबसे पहले जो बताने वाले थे वो कौन सा थे भाई, कोठारी आयोग. सबको पता है कोठारी आयोग की सिफारिशें कितनी महत्वपूर्ण है हमारी एजुकेशन के अंदर. नेक्स्ट है क्या हो रखा ये, किस अधिनियम यार मेरी आवाज को क्या हो रहा है, रुको. विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो. बोल बोल के मेरे गले का ना बैंड बजने वाला, बस मैं दिख गया. किस अधिनियम ने विकलांग छात्रों की जरूरतों का जवाब देने के लिए पेशेवरों के विकास के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है. मतलब एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें विकलांग छात्रों की बातों को हम ध्यान में रखेंगे, उनकी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, उनकी नीड्स को ध्यान में रखेंगे, और कुछ हम ऐसे कुछ ट्रेनिंग कार्य शुरू करे हैं. तो किस डेवलपमेंट के द्वारा ये किए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको. सार कन्वेंशन, केंद्रीय कानून, ये ऐसा कृषि विश्वविद्यालय नहीं करता. भारतीय रिहेबिटेशन सेंटर है, आपको पता है ना, किसी भी तरीके से किसी में कमियां हैं, कोई शराबबंदी ये वो कुछ भी किसी तरीके से हैं, तो ये सब कुछ जो चीज़ है तो आपको ध्यान रखना है. ये भारतीय जो रिहेबिटेशन सेंटर है, पुनर्निर्वास परिषद अधिनियम है, इसके तहत विकलांग छात्रों की जरूरतों को जवाब दिया जाता है, हर तरीके से उनका केयर और ट्रीट किया जाता है. तो आंसर रहेगा 3. नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे की एक आंख में दृष्टि की हानि या एक कान में श्रवण हानि है, मतलब आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके एक कान में कम सुन रहा है, एक आंख में कम सुन रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तुम्हें प्रॉपर सुन रहा है. ठीक है, तो एक कान में श्रवण है, यदि बच्चा आसानी से विद्यालय जा सकता है तो वो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, मतलब वो स्कूल भी जा रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, बट एक कान में और एक आंख में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे. ठीक है, आप उसे प्रतिभाशाली बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना. आप उसे विकलांग बोलेंगे, वो किसी तरीके से कोई डिसेबल्ड नहीं है, आप उसको विकलांग भी नहीं बोलेंगे. आप उसको मंद बुद्धि बोलेंगे, नहीं बोलेंगे. उसके अंदर कोई दुर्बलता है, कोई कमी है, तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे भाई, दुर्बल बच्चा बोलेंगे, कि उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से कोई दुर्बलता है, कोई ना कोई कमी है. यस, तो आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा की विशेषताओं के संबंध में गलत कथन का चयन करना है. कुछ इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑल कार्टून्स नाम का स्टूडेंट आज क्लास में नहीं है क्या, एक कमेंट कर रहा है एक बच्चा सुबह से, और मैंने उसकी मतलब
आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों नहीं पढ़ाते हो? मैं तो बस आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड देखना चाहता हूँ, उसी से तो आप फेमस हो, वही क्लास आप कम लेते हो, इंग्लिश हरियाणा जी के ज्यादा लेते हो। इतने सारे तो कमेंट थे। ऑल कार्टून्स नाम से कोई चैनल मतलब था, मतलब जिसने कमेंट कर रखे थे। अब भाई तुम क्लास में भी नहीं हो हैं, और सुबह से लगातार कमेंट किए जा रहे हैं कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं तो पहचान दी है, उसकी क्लास को रेगुलर रखा करो, कभी मत छोड़ा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता और सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं ऐसे ही देख रही थी कमेंट्स में, तो भाई ऑल कार्टून्स यू आर नॉट अवेल इन कमेंट सेक्शन। तो समावेशी कक्षा की विशेषताओं के संबंध में गलत कथन का चयन आपको बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यू ऑल नो वेल इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरीके का होता है भाई, जिसमें आप सारी चीजों को मिक्स मैच करके चलते हैं। तो वो क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ के सभी बच्चों को आप पढ़ाते हो। तो देखते हैं इसमें विकल्प और संसाधनों की कमी होती है, मतलब आपको बताना है गलत स्टेटमेंट, गलत गलत। इसमें विकल्पों और संसाधनों की कमी है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। ये संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी संस्कृति और आपके वैल्यूज को बिल्कुल बढ़ावा देता है। ये सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। ये आपका एक्टिव अधिगम, जो एक्टिव अधिगम होता है, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, स्टूडेंट कुछ पढ़ रहा है, बच्चा कुछ पढ़ रहा है, तो एक्टिव अधिगम को क्या करता है भाई, ये बढ़ावा देता है। ये बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और शामिल महसूस करता है। यह बच्चों को सुरक्षित महसूस करता है, संरक्षित महसूस करता है और शामिल महसूस करता है। तो बाकी तीन स्टेटमेंट तो ज्यादा ही सुटेबल्स हैं, तो हम 1 के साथ ही जाएंगे। तो आंसर रहेगा 1, ठीक है, यस। ट्राई करो खुद आंसर देने की। राशि नाम की एक स्टूडेंट है, वो शारीरिक रूप से निष्क्रिय है, मतलब वो फिजिकल रूप से, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी शरीर से संबंधित उसको प्रॉब्लम है। तो आपको बताना है कि उस राशि को क्या है, ठीक है, उसको शरीर से संबंधित प्रॉब्लम है, तो आपको बताना है उस राशि को क्या है। उस राशि को डिसलेक्सिया है, तो आपको पता भाई डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है डिसलेक्सिया, तो उसको डिसलेक्सिया तो नहीं है। सीखना बोना, उसको सीखना नहीं आता, लर्न नहीं कर पा रही, ऐसा भी नहीं बोला उसने। तो ऑटिज्म, ऑटिस्टिक चाइल्ड, आपको मैं 36 बार समझा चुकी हूँ क्या होता है ऑटिस्टिक चाइल्ड, ठीक है, मतलब जो बच्चा खुद में ही रहता है, समाज से कनेक्ट नहीं कर पाता है, अनकंफर्टेबल रहता है, बार बार किसी हरकत को करता है, तो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, राशि शारीरिक रूप से निष्क्रिय है, मतलब फिजिकल रूप से उस बच्ची को कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसको कोई बीमारियों का कोई खतरा हो रहा है उसके शरीर में, वो ना तो ऑटिज्म है। देखो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक से आप करेंगे सही, क्योंकि ना तो उसको डिसलेक्सिया है, ना तो उसको ऑटिज्म है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय नहीं होता ऑटिस्टिक चाइल्ड, मेंटली प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है। और सीखना बोना, सीखना लर्निंग, ये बोना ड्वार्फिज्म, बट ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना। तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप बी ऑप्शन के साथ जाओगे। भाई उसको कोई बीमारियां हैं, कोई खतरे हो रहे हैं जिससे उसका शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, एक बच्चे में भाषा की देरी डैश के परिणाम स्वरूप नहीं हो सकती, ठीक है, लिख लिया, सही बता, 1 मिनट होल्ड करना। लिख लिया ना इसने, फिर तो नहीं फाड़ा ना पेज, यूं ही मेरे को डरा दिया। चल हाँ बता क्या हुआ। मेरे हस्बैंड ना कभी कभी पढ़ाते हैं बच्चों को, मतलब कभी कभी कहते हैं ना लाइन, आजकल एक तुमने हरियाणवी में कहावत सुनी हो रही है, सुनिए ना, कभी कभी पापा के हत्थे चढ़ते हैं बच्चे। तो मेरा बेटा ना हिंदी बहुत गंदी लिखता है, मतलब इंग्लिश में इंग्लिश हर चीज़ में परफेक्ट है, हिंदी में पता नहीं आजकल के बच्चे बड़े बेकार हैं, ठीक है, हिंदी गंदी लिखता है। तो वो बार बार लिख रहा था, इसके पापा कहते साफ लिख, पेज फाड़ दिया। फिर दोबारा उसने स्पेलिंग मतलब मात्राओं की गलती कर दी, फिर पेज फाड़ दिया, 3 बार उसके पेज फटे। हम मैं क्लास से पहले यू प्रॉमिस करवा के आई थी, मैंने कहा प्लीज़ इसका पेज मत फाड़ना। फिर वो रोता है, पूरा पूरा पेज लिख देता है, फिर इसके बाद चेक करवाता है, गंदा लिखा होता है, फाड़ देते हैं। तो मैंने कहा हे, मैं यूँ बोल के आई थी कि अब है ना पेज मत फाड़ना, मैं क्लास पढ़ाने जा रही हूँ, नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आके मेरे को डरा के गया कि मम्मी पापा ने पेज फिर फाड़ दिया। तो मैं पूछ के आई हूँ। ये भी होता है भाई, घरों में, आम घरों में होता है ना, कई बार होता है ना, हम अपने बच्चे को कितना ही डांट लेते हैं, मतलब कितना ही डांट देते हैं, लेकिन जब घर में चाहे पापा ही क्यों ना डांटे हो, अंदर से ऐसे लगता है माँ सच्ची में माँ ही होती है ना, हम अपने बच्चों को डांटता हुआ नहीं देख सकते। चलो, एक बच्चे में भाषा की देरी के डैश के परिणाम स्वरूप नहीं हो सकती। तो भाषा की देरी किस परिणाम स्वरूप नहीं हो सकती? तो भाषा एक स्वर्ण हानि है, मतलब आपको तो भाषा एक
स्वर्ण हानि है, मतलब भाषा के यहाँ एक सुनने वाली हानि है, मतलब एक कहते हैं ना सुनने से संबंधित हानि है, ठीक है। हाँ, तो भाषा एक स्वर्ण हानि है। भाषा एक मानसिक मंदता है, मतलब एक मेंटल रूप से कोई प्रॉब्लम है तभी बच्चे में भाषा में दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, भाषा एक स्वर्ण हानि है, मतलब आपको सुनने से प्रॉब्लम है तब आपको भाषा में दिक्कत हो सकती है। आप ऑटिस्टिक हैं तो दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो भी आपको शायद भाषा में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ चलो छोड़ो, ये एंडलेस टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये हमारी इंडियन पेरेंट्स में बहुत खास बात होती है। हम खिंचा खिंचा के मारेंगे, दे दे, लेकिन कोई दूसरा मारता बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो बापू ही क्यों ना हो, है ना। ऐसे ही सेम मैं कभी डांटूं तो क्यों बच्चे को डांट रही है, और खुद कितना ही डांट लें, ये फैक्ट है, ये इंडियन पेरेंट्स का एक मोह है, मतलब बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। चलो, एक बच्चे में भाषा की देरी के परिणाम स्वरूप नहीं हो सकती, तो भाषा की देरी के परिणाम स्वरूप क्या नहीं हो सकता, तो आपको पता है भाई, एक श्रवण हानि होती है, और देखो आप उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भाषा डिसेबिलिटी आएगी, जरूर आएगी। उसको मेंटल रूप से उसका दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भाषा की डिसेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। स्वलीनता, और स्वलीनता होता मतलब ऑटिज्म वाला बच्चा हर किसी से नहीं ज्यादा खुल मिल के बोल पाता, तो खुल मिल के नहीं बोल पाता तो उसको भी भाषा की प्रॉब्लम आती है, लेकिन हेरिडिटिकल रोग नहीं कह सकते आप। मान लो एक बंदा घर में अच्छा नहीं बोल रहा, पापा को बोलना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है बेटा को तो बहुत बोलता है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं, मेरा बेटा बहुत बोलता है, ठीक है। तो ये कोई हेरिडिटिकल नहीं है, तो मतलब आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है PIED का पूर्ण नाम क्या है, ये नया क्वेश्चन है, इसको याद करना। PIED 1974 में एक डिसेबल्ड के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसकी फुल फॉर्म थी, P से था प्रोजेक्ट, ठीक है, I से था इंटीग्रेटेड, E से था एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आप याद कर लेना, 1974 में आया था, 1974 के अराउंड आया था ये PIED 1974 में आया था, तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। तो ये किसके लिए आया था भाई, ए के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन, तो आपको ये याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है, देखो ये दो अलग क्वेश्चन है, गलती मत कर देना, ऐसी फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछी जाती है। एक मैंने आपको PIED वाली बता दी है, तो इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है, ए रहेगा, मेरा तो प्रोफेशन है भाई ये, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। और ये अलग क्वेश्चन है PTSD, ठीक है, PTSD ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। PTSD का मतलब होता है, P का मतलब होता है पोस्ट, ठीक है, P का मतलब होता है पोस्ट, T का मतलब होता है ट्रॉमिक, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ये, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये दोनों ही प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, तो ध्यान रखना है। पोस्ट ट्रॉमिक डिसऑर्डर क्या होता है, आपको कोई हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभिघात्य, मतलब आपको कोई कहता है ना किसी चीज का आघात लग जाता है, किसी चीज का दुख लग जाता है, मतलब आपके ऊपर कुछ बुरा हो जाता है, तो आप ना डरे सहमे रहते हो, बार बार उस चीज को सोचते रहते हो, रिवाइज मतलब उस बात को दिमाग में लाते हो, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको हम पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है फुल फॉर्म PTSD की भी, ठीक है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य कथन, आपको बताना है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी सत्य स्टेटमेंट है और कौन सी असत्य स्टेटमेंट है। ध्यान अवधान अति सक्रियता, ये अटेंशन डिफीट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका अटेंशन डिफीट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा अति सक्रिय होता है, ये वो वाला डिसऑर्डर है। ये क्या बोल रहा है, ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार कई जीवन क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क और संचार में लगातार कमी के साथ साथ व्यवहार की प्रतिबिंब दोहराव के पैटर्न की विशेषता है। मतलब भाई ये कह रहा है कि व्यवहार की विशेषता होती है, ज्यादा आप दोहराव करते हो, बार बार आपके दोहराव की विशेषता होती है, आपके व्यवहार की विशेषता होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार अति सक्रियता आवेग और ध्यान से होता है। तो देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कभी भी हाइपर इससे नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। और ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कई जीवन क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क और संचार में लगातार कमी के साथ साथ व्यवहार के प्रतिबिंब और दोहराव वाला पैटर्न है। कोई व्यवहार का दोहराव वाला पैटर्न नहीं होता है, ये दोहराव वाला पैटर्न ऑटिस्टिक होता है। इसने क्या कर रखा है,
इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दी और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दी, ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशन इसने रोंग लिख दी हैं। अब दोनों एक्सप्रेशन रोंग लिख दी हैं तो इसका मतलब दोनों ही कथन क्या हो गए आपके, असत्य हो गई, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ये तो इसकी है और ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका है, तो दोनों का अपोजिट लिख दिया तो दोनों ही कथन असत्य रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें लिखने में समस्या है। तो इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिखने में समस्या है तो उसको डिस्ग्राफिया बोलेंगे, ठीक है। आपको लिखने में किसी प्रकार की समस्या है तो इसको डिस्ग्राफिया बोलेंगे। एवरीबॉडी नो अबाउट इट। नेक्स्ट है फुल फॉर्म, यहां पर पूछी गई है ADHD की फुल फॉर्म। तो ADHD की फुल फॉर्म सबको पता है, अटेंशन डिफीट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो अटेंशन डिफीट हाइपर डिस एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये आपको पता ही है। अटेंशन डिफीट, ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफीट्स वाला आएगा, ठीक है ना, कहीं डेफिशिएंट वाला कर दो तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हम पेपर में कर देते हैं, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो अटेंशन डिफीट्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आपको यहां पर याद रखना है, फर्स्ट है। एक है ना नया क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर लेके आई हूं, ठीक है। ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। जैसे मैंने आप लोगों को वो लिखवाए थे ना, जो मंद बुद्धि वाला रेंज था कि वाइल्ड मंद बुद्धि इतना होता है, शॉर्ट मंद बुद्धि इतना होता है, 36 से 51 होता है, इतना होता है। तो उसी तरीके से सुनने की डिसेबिलिटी भी है। वैसे भी मैंने चैप्टर के बीच में पढ़ाई भी थी, बट अलग से इनको याद कर लो एक बार, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करो, ये ना क्या है, कुछ डिसेबिलिटी है, आपको सिंपल यहां से याद करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बाद में देखेंगे कि जिन बालकों को सुनने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो, ठीक है, वो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं। तो सुनने की जो होती है क्षमता 1 से 130 डेसिबल तक होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, सुनने की क्षमता 1 से 130 डेसिबल तक हो सकती है। अब इनमें से किस किस को कैसे कैटेगराइज किया गया है ये देख लो। आपको ये 4 वर्ग याद रखने, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराम से। तो सबसे पहला कम श्रवण बाधित। कम श्रवण बाधित मतलब जो सुनते हैं लेकिन थोड़ा सुनते हैं, मतलब थोड़ा, मतलब कहते का मतलब सुनता है बस, कभी कभी ऐसे लगता है हाँ क्या बोला था, तो वो वाले जो बंदे होते हैं, तो इनका जो डेसिबल होता है वो 31 से 51। ये भाई एज यूजुअल एज इट इज याद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मंद श्रवण मतलब जो थोड़े से मंदे होते हैं, थोड़ा सा कम सुन पाते हैं, उनका 55 से 69 dB डेसिबल होता है। ध्वनि को मापने का यूनिट है, पता होगा। फिर गंभीर श्रवण, जो गंभीर रूप से श्रवण वाले होते हैं, 70 से 89 होते हैं, वो 70 से 89 होते हैं, आपको याद रखना। पूर्ण बाधित बालक, तो पूर्ण रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं वो 90 dB से आगे होते हैं, ठीक है, वो 90 डेसिबल से आगे होते हैं, ठीक है। तो ये 4 कैटेगराइज्ड हैं, आपको उनको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो फटाफट, मैं साइड में हट जाती हूँ, बिकॉज गर्ल्स आर गर्ल्स। लड़कियां कहती हैं हम तैयार नहीं है तो हमारी फोटो मत खींचो तो लो स्क्रीनशॉट जल्दी, है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है भाई कि 4 कैटेगरी में ये 71 से 90 वाला क्या होता है। तो 71 से 90 वाला जो गंभीर श्रवण होता है, 71 से 90 वाला, ठीक है, गंभीर श्रवण हानि वाला बच्चा होता है। तो ये प्लीज चारों याद कर लेना, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीखने की अक्षमता नहीं है। आपको बताना विच इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेट कौन सी अक्षमता नहीं है। दृश्य हानि, दृश्य तो देखना हो गया। डिसलेक्सिया, ये आप बस ये हो गया क्वेश्चन। ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन दृश्य तो देखने वाली होगी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ी ना है। लर्निंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, देखने वाली डिसेबिलिटी का, ठीक है। मान अकेडमी मैराथन्स, ये मैराथन्स ही तो हो रही हैं जो मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस करवा रही हूँ। यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, यूनिट 2 के करवा चुकी हूँ, यूनिट 3 के आज करवा रही हूँ, कल यूनिट 4 के करवा दूंगी और परसों यूनिट 5 के, ठीक है। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। और एक जो बच्चे मैराथन्स कर रहे हैं, तो मैराथन तो खैर अभी पॉसिबल नहीं है, अभी बहुत सारे और टारगेट्स हैं मेरे, क्योंकि मैराथन छोटी मोटी दी नहीं जाती और लंबी होएगी नहीं अभी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो तुम, मैंने ना एक बार केवीएस के टाइम एक सेशन दिया था जिसका नाम है क्विक रिवीजन सेशन। मैं उस वीडियो का ना यहाँ पर लिंक कर दूंगी, वो है ना लगभग 2.5 से 3 घंटे की वीडियो है। उस वीडियो में आपके एग्जाम का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रखा है, आप उसको अपना मैराथन ही कंसीडर करके चले, ठीक है। तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे ऊपर पिन कर दूंगी। तो वो मैंने रिवीजन ही करवाया था केवीएस के लिए, उसमें हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड कवर हो जाएगा, ठीक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP
आपको पता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, डीपीईपी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, में कौन सा कथन सही है आपको बताना, विच इज द राइट स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम, कौन सी राइट स्टेटमेंट है आपको बताने हैं। इतने हल्के से मध्यम विकलांगता वाले बच्चों के लिए एकीकरण पर जोर दिया है, मतलब उसने कहा कि कोई बच्चा विकलांग है, थोड़ा विकलांग, ज्यादा विकलांग, इंटीग्रेट करके पढ़ाओ, ठीक है। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप में से एक है, मतलब भारत सरकार का एक अच्छा कार्यक्रम है, बिल्कुल अच्छा कार्यक्रम है भाई डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन। हर बच्चे को प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन दी जानी चाहिए, चाहे वो विकलांग है, कुछ भी है, इंटीग्रेट करके अच्छे तरीके से दी जाए। तो ये दोनों ही चीज इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आंसर रहेगा केवल 1 and 2 बोथ, तो दोनों ही आंसर रहेंगे, तो 1 and 2 बोथ। कमेंट नहीं चल रहे, मुझे ही नहीं दिख रहे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समावेशन में कौन से अवसर शामिल हैं, ठीक है। आपको बताना है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या चीज इंक्लूड है। सामाजिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में भाग लेने के अवसर, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आप उसमें भाग लेते हो। कला, खेल, संस्कृति के अवसर, दोनों ही चीज, आसान सा क्वेश्चन है, दोनों ही चीज इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर होती है। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से 2-3 क्वेश्चन और आपको याद होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, मतलब ये पूछ रहा है RPWD एक्ट, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आपको डिटेल पता ही होगा, देखो मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। इसमें 2010 में पारित किया गया था, ये 2010 में पारित नहीं किया गया था भाई, ये 1995 में आया था। 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि आपसे, चल पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, 1 मिनट फिर बताऊंगी। इसमें कहा गया था कि विकलांग लोगों को समान अधिकार हैं, बिल्कुल भाई, विकलांगों को अधिकार के लिए ही था ये। सरकार को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है, विकलांग बच्चों को स्कूलों में फैसिलिटीज देनी है, बिल्कुल इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। तो ये दोनों चीज थी और बहुत सारी चीज थी। यहां से 2 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। सबसे पहले PWD एक्ट आया था, PWD, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995 में, जिसमें कहा गया था कि 7 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था, यही मंदबुद्धि वाली और इस तरीके की 7 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था कि इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे इन डिसेबिलिटीज को बढ़ा दिया गया था और इसके अंदर 14 डिसेबिलिटी और ऐड कर दी गई कि 14 डिसेबिलिटी वाला और जो बंदा है उसको भी अधिकार देने चाहिए, और टोटल हो गई 21 डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये रिवाइज हुआ 2016 में, ठीक है, और 2016 में जब ये रिवाइज हुआ, देखो यहां पर इसका नाम सिर्फ PWD एक्ट था, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहां पर सिर्फ PWD एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज थी, और ये मतलब 1995 में आया था। लेकिन 2016 में 14 डिसेबिलिटीज को ऐड ऑन कर दिया गया, मतलब डबल डिसेबिलिटीज से भी मतलब को ऐड कर दिया गया, 21 हो गई, और उसमें उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। अधिकारों को हम बोलते हैं राइट्स। तो इस एक्ट का नाम हो गया RPWD एक्ट, कोई कहता है रिवाइज्ड PW एक्ट, कुछ भी कह दो, राइट ऑफ पर्सन विद, बट इसका राइटफुल है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। तो इसमें 21 बहुत सारी डिसेबिलिटीज है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, यूट्यूब पर भी क्लास पढ़ी होगी। तो इसमें सारी 21 डिसेबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन है, इनको सारे अधिकार दो, ये करो, वो करो, ये करो, ठीक है। नेक्स्ट है विकलांग बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट था, जो एजुकेशन का प्रोजेक्ट था, वो किसके द्वारा लगाया गया था भाई, वो CBSE और यूनिसेफ के द्वारा लगाया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। CBSE और यूनिसेफ के द्वारा वो प्रोग्राम जो है क्या था आपका, CBSE नहीं, सॉरी NCERT, सॉरी CBSE नहीं, NCERT, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट ऑफ पर्सन वाला आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम था, जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए एजुकेशन प्रोग्राम था, ये किसने स्टार्ट किया है, याद रखना, NCERT और यूनिसेफ के द्वारा इसको स्टार्टअप किया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान किस आयोग ने विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोठारी आयोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। विकलांग और अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा एक नया दृष्टिकोण है, समावेशी शिक्षा या अव्यापक शिक्षा। अव्यापक शिक्षा कोई शिक्षा नहीं होती, ठीक है, तो केवल 1 रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन है जो कि शिक्षा को, इस दृष्टिकोण को क्या दे रही है भाई, बढ़ावा दे रही है, ठीक है, तो केवल 1 रहेगा, आंसर विल बी C। नेक्स्ट है कौन सा अधिगम विकलांग था और 20वीं सदी का सबसे बड़ा, ये तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वैसे ही DSSB ने पूछा था, मुझे लगा चल तुमसे भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, तो पता होगा, बताने की जरूरत तो नहीं होगी ना इस क्वेश्चन को। कौन था भाई जिसको स्कूल के टीचर कहते थे तू बड़ा डम फैट, तू बड़ा डिसेबल्ड है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू तो महानिकम्मा है। तो याद करो वो कौन महान था जो बहुत महानिकम्मा होने के बाद भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना था, कौन था वो, ये तो बिना ऑप्शन बता दो,
11th क्लास में लेसन भी है, और बता दो, मैंने हिंट भी दे दिया, 11th क्लास में लेसन भी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, है ना, इंग्लिश में। मेरे को अब पता नहीं चेंज हो गया होगा, जब मैंने कभी किसी जमाने में अंग्रेजी पढ़ाई थी तो 11th में लेसन होता था अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ठीक है। हाँ, तो भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन था जिसको बिल कहते थे ये डिसेबल्ड है, ये निकम्मा है, ये गवार है, इसको कुछ नहीं आता, इसमें दिमाग ही नहीं है, हैं? और देख लो दुनिया का महान वैज्ञानिक बना। इससे इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ज़्यादा बच्चों के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब जो नंबर लेंगे ले लेंगे, स्कूल के नंबर कहीं नहीं बच्चों को महानता हासिल करवाते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैटर्स करते हैं आजकल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेस्ट बनाओ। हाँ, ये बात अलग है, स्कूलिंग में बेस्ट नहीं होंगे तो कॉम्पिटिशन में कैसे ही बेस्ट होंगे, ठीक है। तो खैर हम थोड़े वहमी तो हैं, ऐसे ही माता पिता हम, लेकिन मैं जनरल बता रही हूँ, नंबरों के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भोजन विकार क्या है? तो ये भोजन की डिसेबिलिटीज भी तो डिसेबिलिटी हैं, लेकिन ये वाली चीज मैंने तुम्हें यूनिट 1 किशोर अवस्था के अंदर डिस्कस की थी, है ना। तो ये जो है डिसेबिलिटीज हैं, आपको ध्यान रखना है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भोजन विकार क्या है, भोजन डिसेबिलिटी क्या होती है, बता दो भाई। अनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा भोजन के विकार हैं, बिल्कुल हैं। इनमें भोजन सेवन क्या है, सामान्य प्रतिरूप शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल होते हैं, 100% शामिल होते हैं, ठीक है भाई। तो दोनों ही ईटिंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है। बुलिमिया नर्वोसा आत्म भुखमरी का लक्षण होता है, आत्म भुखमरी नहीं होती, इसके अंदर भूखा नहीं मरता। आपको पता होगा, दोनों डिसेबिलिटी में कई बार समझा चुकी है स्टेट के टाइम से। अनोरेक्सिया नर्वोसा वो डिसेबिलिटी होती है जिसमें खुद लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है, पतली होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हैं। पतली होने के बाद, बैलेंस्ड होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा स्टाइल मारती हैं, मुझे ये नहीं खाना बिकॉज सो ऑयली, ये तो बहुत ऑयली है, ओ नो ये समोसा इतना ऑयली, मैं नहीं खा सकती, मेरी फिगर खराब हो जाएगी, कैटरीना वाली, ठीक है। तो जो ओवर एक्टिंग मारने वाली लड़कियां होती है लाइक, तो वो इस वाली बीमारी से ग्रसित होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो अच्छी खासी पतली होती हैं लेकिन फिर भी एक्टिंग करती हैं कि हम नहीं खाएंगे भाई, समझ गए, तो वो तो एनोरेक्सिया डिसेबिलिटी होती है। मतलब आप एक ओके वेट होने के बाद भी खाते नहीं है इस डर से कि मोटे ना हो जाए, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होती है, आप ठूस ठूस के खा लेते हो, जैसे दूसरों की शादी में जाते हो तो सोचते हो यार जितना शगुन दिया उससे ज्यादा वसूल करके आ जाऊं, ठूस ठूस के खा लेते हो और फिर सोचते हैं यार मैंने क्यों खाया, अरे खाना तो दूसरों का था यार, पेट तो मेरा था। लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते, मैंने देखा लोग शादियों में ठूस ठूस के खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं। खाने का शौक मुझे भी है बट इतना नहीं, खाना दूसरों का है, पेट तो अपना होता है, बट आई हैव फील दिस पॉइंट। तो कहने का मतलब वो बुलिमिया नर्वोसा होता है कि ठूस ठूस को खा तो लेते हैं, फिर बाद में लगता है यार मैं तो मोटी हो जाऊंगी, फिर उसको पचाते हैं, फिर उसमें एक्सरसाइज करते हैं, फिर डबल आप हाँ, फिर मतलब उसको पचाते फिरते हैं, डबल एक्सरसाइज करते हैं, पिल्स लेते हैं बहुत सारे लोग बीमार, मतलब मोटापे को कम करने के लिए। तो ये बुलिमिया नर्वोसा होता है, ठीक है। एक और डिसऑर्डर होता है, वो भी सुन लो, बीजिंग डिसऑर्डर। बीजिंग डिसऑर्डर कैसा होता है, वो भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है। उसमें वो बाल गणेशा टाइप के बच्चे होते हैं भाई, तुमने देखा होगा ना, छोटे छोटे गोल मटोल मोटे मोटे से, अरे ना उनसे बैठा जाता ना उनसे उठा जाता, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, गलत बात है, पेरेंट्स की गलती है। सारे दिन क्यों पिज्जा बर्गर खिलाते हो अपने बच्चों को, ये बात है कि मुझे भी शौक है, मैं भी खिलाती हूँ, बट एक लिमिट होती है, ठीक है। जब बच्चा दिख रहा है बाल गणेशा, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, फिर भी उसको ठूस ठूस के खिलाते रहेंगे, तब तक खिलाते रहेंगे जब तक कोई दिक्कत ना आ जाए उसको, तो वो बीजिंग डिसऑर्डर होता है, जो गर्दन कहाँ शुरू और कहाँ खत्म दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, ठीक है। खाने की मैं भी बहुत शौकीन हूँ, यही वजह है कि पतली हो जाती हूँ फिर मोटी हो जाती हूँ, क्योंकि खाना छूटता ही नहीं है, ठीक है भाई। तो आई एम बिग लवर ऑफ फास्ट फूड, क्लियर। दूसरों को वैसे ही भाषण दे देती हूँ बट सच्चाई यही है, हाँ हाँ। लेकिन इतना नहीं है कि मतलब ऐसे पागलपंथी नहीं है, बट शौकीन हूँ, डेट इज डिफरेंट थिंग। एक होता है पागलपन, एक शौकीन, दो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। खाने बिना चैन कहाँ रे, पढ़ लो तुम, देख खाने की बात आती है मतलब क्या राजी हो रहे हैं, जैसे कि खाना पिज्जा बर्गर इनके आगे ही लगे हुए हैं, पढ़ लो। देखो मानसिक स्वास्थ्य, अब ये खाने पीने की बातें मत करो, मैं दही बल्ले खाता हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मुझे कुछ खिला दो, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, मुझे डोसा बहुत पसंद है, मुझे इडली सांभर बहुत पसंद है, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है, कम टू द पॉइंट, ठीक है। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े किसी को 5 मिनट में इडली बनाना सीखना है, सिर्फ 5 मिनट में इडली बनाना,
तो मैंने निशा शर्मा लाइफस्टाइल चैनल के ऊपर है ना एक रेसिपी डाल रखी है, इंस्टेंट इडली कैसे बनाए, मात्र 10 मिनट में इडली बनाना सिखा रखा है, उस वीडियो को देखा ना, जिसको 10 मिनट में इडली बना के अपने बच्चों को टिफिन में देनी है। चलो, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े सामान्य जोखिम कारक द्वारा रिपोर्ट किए गए थे निम्नलिखित में से कौन सा इन कारकों में से एक था। ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से, हाँ मैंने किशोरावस्था में ही पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, क्योंकि किशोरों के ही डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े सामान्य जोखिम कारक द्वारा रिपोर्ट किए गए, मतलब कौन सा कारक है भाई जिसमें मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट नहीं होता। अच्छा, मीनाक्षी देख चुकी है, सूजी की इडली बनाना सिखाई थी, वेरी गुड मीनाक्षी, मेरी पक्की फॉलोवर है जो मेरे दूसरे चैनल की वीडियो भी देखती है, थैंक यू। चलो, मानसिक स्वास्थ्य है तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको बताना है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज है जो नहीं होती है, क्या नहीं होती। देखो, स्कूल तथा पड़ोस में हिंसा, अब भाई आपके स्कूल में हिंसा हो गया, किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, टीचर का बेंच तोड़ दिया, पंखा गिर गया, कुछ हो गया, तो तुम मेंटली डिस्टर्ब हो गए या नहीं होगे? हो गए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हो गए, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार, समाज तुम्हें बहिष्कार दे रहा है, चल दफा हो जाए यहाँ से, तेरे कोई सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए या नहीं हो गए? हो गए, बिल्कुल हो गए। गरीबी, गरीबी भी मेंटली डिस्टर्ब करती है, वो एक आता ना खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता, है ना, तो कहीं ना कहीं गरीबी भी इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती है, नो डाउट। गरीब पैदा होना ये हमारी कमी नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये डेफिनेटली इंसान की कमी है, इंसान के निकम्मेपन की कमी है, वो मेहनत नहीं करता, ठीक है। तो वैसे गरीबी इज नॉट बैड, बट मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ मनन, थैंक यू सो मच, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट, तुम हर वीडियो पे कमेंट करते हो, आई नो, ठीक है। गरीबी, चलो चलो सॉरी फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चे, एक हर्ष बड़ा काफी है जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो गरीबी, गरीबी भी है, तो इसका मतलब ये तीनों ही फैक्टर्स हैं जो आपके मेंटली रूप से आपको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों हैं 1, 2 and 3, तो तीनों की तीनों है, आंसर रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको गांठ बांध के रट लो, बिल्कुल पेपर में आएगा, 100% आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सोनिया, यूट्यूब कभी है ना सिखाऊंगी तुम्हें, तुम पेपर दे लो। यूट्यूब से इतना भी अर्निंग नहीं है, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत कम लेवल पे है, ठीक है, इतना नहीं है, मिलियंस वाला चैनल होता है ना तो उसकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। यूट्यूब का एक फंडा है, व्यूज के ऊपर होता सब कुछ, अपने को इतने अच्छे खासे व्यू नहीं जाते, 4-5 हजार सारे जाते हैं, तुम शेयर ही नहीं करते निकम्मे। अब ये बातें मत पूछो यूट्यूब से क्या अर्निंग है क्या नहीं ठीक है। तो लॉट्स ऑफ लव मनन, सुनो, तो ये बातें तो कभी है ना तुम पेपर से फ्री हो जाओ, देन मैं अपने दूसरे चैनल पे तुम्हें सिखाऊंगी वीडियोस कैसे बनानी है, ये कैसे बनाना, वो क्या सारी चीजें, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे आने लगी हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, गांठ बांध लो, मतलब ऐसे जैसे बोलते हैं ना, यूं कस के गांठ बांधने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। मेंटल हेल्थ केयर है ना, शुरू में एक एक्ट आया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 में, ठीक है। शुरुआत जब हुई थी तो बड़े बड़े लोगों ने एक मेंटल हेल्थ केयर, आपको पता है कि इस यूनिट के अंदर मेंटल हेल्थ की बात की गई है। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या, आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है, आप कहते हो ना इमोशनल इंटेलिजेंस, क्यों पढ़े मैडम? इमोशनल इंटेलिजेंस यही पढ़ेंगे क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही मेंटल हेल्थ शामिल होती है, ठीक है। हाँ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही क्या होती है, मेंटल हेल्थ शामिल होती है, आपको ध्यान रखना है। एक तरह से जिस जो मेंटली स्टेबल है वो इमोशनली स्टेबल है, जो इमोशनली स्टेबल है वो मेंटल स्टेबल है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए इमोशनल हेल्थ को थोड़ा थोड़ा मेंटल हेल्थ से कोरिलेट कर देते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अब गवर्नमेंट कहती है भाई कि तुम है ना बच्चों को पढ़ा तो रहे हो, लेकिन वो मेंटली स्टेबल भी होने चाहिए। आपने देखा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, +2 में कम नंबर आ गए सुसाइड कर लेंगे, अरे जिंदगी है तो नौकरी है, नौकरी में जिंदगी थोड़ी ना है, मतलब इस चीज को क्यों नहीं समझते लोग। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नेगेटिव मोटिवेट कर रही हूँ, देखो ड्रीम सबका होता है जॉब लगना, हम उसी लिए मेहनत करते हैं, वही हमारा सब कुछ है। तुम मतलब तुम्हारा भी ड्रीम है, सबका ड्रीम है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मान लो खुदा ना खास्ता आपने बहुत मेहनत करी लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या वो नौकरी सब कुछ होगी क्या? आपका घर परिवार बच्चे माँ बाप पति आपके लिए कुछ भी नहीं होगे क्या? तो कुछ लोग मतलब सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस। आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन का, आजकल हर दूसरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। क्वेश्चन आया था कितने % मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं? 6 से 7% लोग डिसेबल्ड हैं इंडिया में, 6 से 7% लोग डिसेबल्ड हैं, ठीक है, और सभी मेंटली दुखी रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी है, एग्जाम में ही मतलब जिंदगी नहीं है, जिंदगी है तो एग्जाम है, ठीक है। तो आपकी जिंदगी से बढ़ के नहीं है, आपके माँ बाप से पूछो तुम्हारी नौकरी ज्यादा जरूरी है, तुम ज्यादा जरूरी हो। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जैसे मुझसे बात करते हैं
कि मैम मेरी तो मरने मरने वाली सिचुएशन है। देखो मैं फील कर सकती हूँ, बिल्कुल मैं ये खुद बोलती हूँ कि भाई सरकार ने नौकरियां निकाली है बड़ी मुद्दत से, तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं हुआ तो सच्ची में डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ऐसे नहीं करना होता। इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि जान लगा दो या जाने दो, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब सच्ची में ये नहीं होता कि ये काम मत करना कोई भी, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, तो भाई मेंटल हेल्थ का बच्चों को बहुत ध्यान रखो। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये जो 87 में आया था ना, ये अबोलिश कर दिया गया था, इसको बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं माना गया था, ये फुली अबोलिस्ड हो चुका है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया था, तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन 2017 में, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया था, यू शुड रिमेंबर 2017। ओनली पूछे मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ एक्ट आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना 2014 होगा इसका आंसर, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर, उसके साथ केयर शब्द और जुड़ गया, तो आंसर विल बी 2017, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 2017 होगा। तो इस क्वेश्चन को कृपा करके याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या है आप याद रखेंगे, क्लियर। हाँ, गुड। नेक्स्ट 1-2 कॉमन क्वेश्चन है इस यूनिट के, वो देख लेते हैं। मतलब इस यूनिट में बेसिकली सारे मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है। पीआरटी के लिए प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है, मतलब प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है आपको ये बताना, ठीक है। प्राथमिक स्तर के लिए मतलब प्राइमरी जो लेवल होता है उसके लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है। अकादमिक मतलब एकेडमिक प्रोग्राम जो होता है, जनरल एकेडमिक प्रोग्राम जो होते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम जो होते हैं, पेशेवर मतलब हाईली प्रोफाइल जो प्रोग्राम होते हैं। तो पीआरटी के लिए बोला है, ठीक है। पीआरटी के लिए बोला है कि कौन से प्रोग्राम लागू होते हैं, ठीक है। पीआरटी के लिए बोला है कौन से प्रोग्राम लागू होते हैं। तो देखो पीआरटी के लिए व्यावसायिक प्रोग्राम लागू होते हैं, पेशेवर प्रोग्राम लागू होते हैं, तो ये तो होते नहीं पीआरटी के लिए। अब यहां पर आप फंसे कि भाई मैम ये एकेडमिक और जनरल एकेडमिक क्या हो गया। एकेडमिक का मतलब होता है इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ वैथ साइंस इंग्लिश ये वो सब, फिजिक्स केमिस्ट्री, इनको एकेडमिक्स बोलते हैं। कहते हैं ना आपकी एकेडमिक्स रिपोर्ट दिखाना बेटा, तो एकेडमिक का मतलब ऑल थिंग्स ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड। क्या पीआरटी में सभी चीजें होती हैं, पीआरटी में तो आपको ईवीएस हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनको जनरल एकेडमिक बोलते हैं। जो ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं ना आपका हिंदी इंग्लिश मैथ ईवीएस, इनको हम बेसिक बोलते हैं, जनरल एकेडमिक सब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पीआरटी में जो पढ़ाया जाता है वो जनरल एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आंसर विल बी 2। नेक्स्ट है शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है, जीरो करिकुलम क्या होता है। अब जरूरी तो नहीं हर चीज अध्यापक आपको पढ़ा जाए। अभी अभी मैंने आपको एक बात बोली, इत्तेफाक, अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया है वो जीरो करिकुलम था, ठीक है ना। अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया है वो जीरो करिकुलम था। हर चीज अध्यापक आपको टिप्स पे नहीं पढ़ाता, क्लास में नहीं पढ़ाता, कुछ चीजें जनरल लाइफ में भी आ जाती हैं, ठीक है। अभी अभी आपने सीखा कि जिंदगी महत्वपूर्ण है एग्जाम से ज्यादा, ठीक है। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है पेपर की, पेपर इतना कोई तोब नहीं होता, पेपर सिर्फ मेहनत मांगता है, पढ़ाई मांगता है। आप दिल से और शिद्दत से पढ़ रहे हो तो दुनिया कोई ताकत आपको रोक थोड़ी ना सकती है। मतलब मैंने ये चीज फील करी है कि एज ए स्टूडेंट भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट मेरा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्लियर ना हुआ हो। और जबकि कसम से कोई यूट्यूब नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई मतलब 1-2 गाइडर मैं कह सकती हूँ, बट आई थैंक्स टू देम, लेकिन बहुत सारे गाइडर्स भी नहीं थे हमारे पास। दुनिया की सबसे बेस्ट गाइडर होती थी किताबें, ठीक है। तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, यदि आपका अंदर मन होना सीखने का तो आप कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। जज्बा होना चाहिए सीखने का। और अब तो आप यू गाइज आर लकी वन कि आपके सामने इतने मेंटोर्स हैं आपको सिखाने के लिए, तो फिर तो कोई मतलब पर्शन ही नहीं रह जाता आपका सिलेक्शन ना होने का। तो शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है, तो शून्य पाठ्यक्रम मतलब जो चीज टीचर पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य है, पाठ्यक्रम जो छात्र नहीं सीखते, पाठ्यक्रम शून्य विधियों का उपयोग करता है, पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं, मतलब जो चीज बच्चे खुद ब खुद दुनियादारी से सीखते रहते हैं, दैट इज जीरो करिकुलम, ठीक है। शिक्षक नहीं सिखाते उसको। एक ये नया क्वेश्चन है, इसको आप अपने दिमाग में ऐड ऑन कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लगा बट फिर भी मुझे लगा बता देना चाहिए कि करिकुलम को हम वैसे तो देखो मैंने आपको 10-12 सारे करिकुलम बताए थे, यूट्यूब पर भी बता रखे टाइप ऑफ करिकुलम, है ना, कि ये करिकुलम वो करिकुलम ये करिकुलम वो करिकुलम, ठीक है। गाइडेंस सबसे जरूरी चीज है। सेल्फ स्टडी आप कब कर सकते हो, जब आपके पास गाइडर हो। मेरे पास भी मेंटोर रहे हैं, ऑफलाइन में रहे हैं, ठीक है। मेंटोर के बिना मतलब गाइडर के बिना पॉसिबल नहीं होता सक्सेस होना, लेकिन आपके पास सही मार्गदर्शन है, उसके बाद मेहनत तो आप करोगे, एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक अच्छा मतलब गाइड आपके पास हो जो आपको चीजें गाइड करे और आप उसके हिसाब से पढ़ो, ठीक है।
तो बेसिक ऑफ करिकुलम, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि करिकुलम किस आधार पर डिवाइडेड होता है। तो फिलोसफी आधार पे भी होता है, सोशलॉजिकल सामाजिक आधार पर, फिजिकल आधार पर, साइंटिफिक। लेकिन ये चीज है ना अब इनवैलिड कर दी गई है, ठीक है, इनको इतना कोई नहीं मानता। अब सारे अलग अलग टाइप हैं, जीरो करिकुलम, ये करिकुलम, नल करिकुलम, सेंटर एक्टिविटी करिकुलम, सारे अलग अलग टाइप हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, टाइलर के मॉडल के अनुसार, टाइलर ने मॉडल दिया है, ठीक है, आपके करिकुलम का। टाइलर के मॉडल के अनुसार हमें अपनी पाठ्यचर्या की रूपरेखा में से किस पर समाप्त करना चाहिए। टाइलर ने जो अपने करिकुलम का मॉडल दिया है, आपको पता है 4 स्टेप में दिया है। पुराना मॉडल है, आजकल इतना ट्रेंड में नहीं है, स्टिल आपको पता है कि टाइलर का मॉडल 4 स्टेप्स के अंदर है। तो बात है कि कौन सा आखिरी स्टेप है। तो आखिरी स्टेप मूल्यांकन है, बट आप चारों स्टेप याद कर लो कौन सा है। पहला स्टेप है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो फर्स्ट है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं अपने वो बताने हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। वेरी फर्स्ट आपको वो ऑब्जेक्टिव बताने हैं। उपयोगी शिक्षण अनुभव स्थापित करना, मतलब शिक्षण के लिए कुछ एक्सपीरियंसेस बनाना कि भाई आपका ये शिक्षण है, ये आपका एक्सपीरियंसेस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर आप एक्सपीरियंस मतलब अप्लीकेबल करेंगे जो चीज़ आप सिखा रहे हो। फिर कम्युनिकेट करेंगे, मतलब व्यवस्थित करेंगे चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप उसका इवेल्युएशन करोगे। तो उसने लास्ट स्टेप पूछा था, पहला पूछे तो आप क्या कहेंगे, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। दूसरा कहेंगे एक्सपीरियंस जो भी है उनको अप्लीकेबल करके देखना। तीसरा स्टेप है अपना अनुभव को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना। और चौथा स्टेप है उनका मूल्यांकन करना, ठीक है। तो टाइलर ने करिकुलम का मॉडल दिया था जिसमें 4 स्टेप दिए थे, कई सारे मॉडल कराए थे ना, तो टाइलर वाला मॉडल ये तुम्हें क्या है ध्यान रखना है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा के छात्रों को भिन्न कैसे पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं, रटकर सिखाएं, रट्टू तोता बना दो, है ना। तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का होता हूं। किसी जमाने में ऐसी ऐसी कविताएं होती थी, लाल मेरी पूंछ है, सुंदर मेरी चाल है, बागों में मैं रहता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ। मेरे को ध्यान है कभी बचपन में ऐसी भी कविताएं पढ़ी हमने। आजकल तो जिंगल बेल पता नहीं क्या क्या आ गई है। तो रटकर सीखना। चाक और बात विधि, मतलब चाक और बात, चाक और बोर्ड होगा, ये बात नहीं है। पाठ्य पुस्तक विधि, विभिन्न स्थानों पर चित्र प्रस्तुति। तो छोटे बच्चों को आप ज्यादा बेटर कैसे पढ़ाओगे भाई, चित्र प्रस्तुति, मतलब चित्र ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से ज्यादा पढ़ाओगे, सीधी सी बात है, चित्र वित्र से ज्यादा पढ़ाओगे। नेक्स्ट एक कॉमन सा क्वेश्चन है, देना ट्राई करना, आंसर देखती हूँ सही हो गया नहीं। प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा, प्राथमिक जो लेवल होता है, पीआरटी जो लेवल होता है, उसके अंदर जो आपका यौन शिक्षा होती है, मतलब जो आपकी सेक्सुअल एजुकेशन होती है, वो किस रूप में मतलब की जानी चाहिए, मतलब किस रूप में होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथक विषय के रूप में, मतलब एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए उनके लिए यौन एजुकेशन का। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का ज्ञान, मतलब स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का ज्ञान उनको देना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के साथ ही उनका जो फिजिकल जो एजुकेशन हम उनको देते हैं उसके साथ ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। प्रकृति अध्ययन, जो आपका एनवायरमेंट है उसके पाठों के साथ आप उसको अध्ययन करेंगे। तो फटाफट बताओ भाई, बिल्कुल देखो कॉमन सेंस लगानी है, देखती हूँ कौन कॉमन सेंस सही लगाएगा। देख मुझे पता था दिमाग बहुत लगाओगे तुम। गणे निकम्मे हो तुम भी, अभी भी पेपर सिर पे आ गया तो भी तुम है ना ऐसे उल्टे सीधे उत्तर देने से बाज नहीं आते। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, कुछ बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा। प्राइमरी वाले बच्चों को देना, प्राइमरी वाले बच्चों को ना तो आप स्पेशल क्लास देंगे, ना ही उसको स्वास्थ्य विज्ञान रक्षाओं के बारे में इतना ज्ञान देने की जरूरत है, ना ही उसको प्रकृति अध्ययन पाठों में। आपने कभी ईवीएस के पाठों में सेक्सुअल एजुकेशन की बात सुनी है क्या? कुछ भी तुक्का मारते हो, प्राइमरी आते ईवीएस तो सबसे ऊपर नजर आने लगा तुम्हें, है? ईवीएस के किसी भी लेसन में मैंने तो नहीं देखी यौन ऊर्जा की बात। आप बच्चों को शारीरिक शिक्षा दे रहे हो, फिजिकल एजुकेशन दे रहे हो, अपनी बॉडी की कैसे केयर करें, बॉडी को कैसे ध्यान रखें। तो बॉडी को ध्यान में रख के आपको पता होना चाहिए बैड टच है, ये गुड टच है। पीछे बहुत ट्रेंड चला था स्कूलों में, ये बैड टच है, गुड टच है, बच्चों को खड़ा कर करके बताया जा रहा था, ठीक है ना। तो पीआरटी है भाई, तो सी रहेगा उत्तर। नेक्स्ट है, यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर लेता है। मतलब आपको 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा की भी गणना कर लेता है, तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा? ये बच्चे का व्यवहार क्या कहलाएगा? ये उसका कॉग्निटिव उद्देश्य कहलाएगा, ये उसका कौशल मतलब ये उसका एक स्किल कहलाएगा, ये उसका एक एप्लीकेशन कहलाएगा, ये उसका एक एटीट्यूड दृष्टिकोण एटीट्यूड कहलाएगा। मतलब क्या ही कहलाएगा उसका, फटाफट बताओ ये उसका क्या कहलाएगा। हम्म
स्किल उद्देश्य कहलाएगा, ज्ञान उद्देश्य कहलाएगा? कोई तो सही उत्तर दे दो। पारुल ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, समीना ने सही उत्तर दिया है। यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो बच्चा तीसरी भुजा, तो वो प्रयोग कर रहा है उसको, वो क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है भाई। मैथमेटिकल तो वैसे भी प्रयोग, जहां मैथ का ज्ञान होता है ना वो हमेशा अप्लीकेबल किया जाता है, वो हमेशा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। मैथमेटिकल का जो ज्ञान होता है तो वो अनुप्रयोगात्मक होता है। संज्ञान कोग्निटिव का मतलब जब आप चिंतन लगाते हो, थिंकिंग लगाते हो, दिमाग लगाते हो, तो वो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंडर आता है। कौशल मतलब जिसके अंदर कोई स्किल्स होते हैं तो वो कौशलात्मक उद्देश्य के अंडर आता है, ठीक है। दृष्टिकोण उद्देश्य मतलब जिसमें आपका एटीट्यूड आ जाता है, तो एटीट्यूड का है कोई लेना देना नहीं। मैथ इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग, तो इसी के अंदर आते हैं, सारे प्रयोगात्मक के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो बहुत हो गए भाई आज के लिए क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चंस और भी हैं बट मैंने आपको जनरल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता ही दिए हैं, है ना। मेन 2-3 क्वेश्चन और देख लेना, याद रख लेना कि एक तो आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट भारत में डिसेबल्ड हैं, 6 से 7% डिसेबल्ड हैं। एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का डेट आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मेंटल एज ग्रो करनी स्टॉप हो जाती है, आपको पता भाई 18 साल तक बच्चे की मेंटल एज ग्रो करनी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है, क्लियर। तो ये थे यूनिट 3 के क्वेश्चन। थैंक यू रीना, ये डिपेंड ऑन एवरी वन चॉइस, सो डोंट वरी। हाँ, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे। यार मैं लास्ट में बोलना ही भूल गई क्या? हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन अभी बहुत है मेरे पास, क्वेश्चन मैं टिल एग्जाम करवाती रहूंगी, ठीक है। पहले मैं एक बार आप लोगों को ये कहा था ना कि मैम एक बार यूनिट वाइज थोड़ा सा करवा दो, तो ये थोड़ा सा यूनिट वाइज मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट सेकंड यूनिट हम कर चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको मिल जाएगी। आज 3rd यूनिट की है, कल हम 4th यूनिट करेंगे। 4th यूनिट में जो क्वेश्चन है बेसिकली वो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो कल हम 4th यूनिट के क्वेश्चन करेंगे रात को, ठीक है। और परसों हम 5th यूनिट के क्वेश्चंस कर लेंगे। 5th यूनिट इज द 5th एंड 2nd यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, आपको पता है, ठीक है। एनईपी ऑलरेडी नरेंद्र मैंने यूट्यूब पर बहुत पहले करवाई रखी है, आप देख लो, एनईपी बाय निशा मैम। एज वेल एज मैंने केवीएस के लिए एक प्रैक्टिस एक रिवीजन सेशन लिया था 2.5 से 3 घंटे का, तो वो रिवीजन सेशन भी आप देख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उस रिवीजन सेशन का जो कमेंट है, लिंक है, वो मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, ठीक है ना, क्लियर। हाँ चलो, और वो तो 1-2 बच्चों का नाम मेरे वैसे ही मुंह से निकल गया। वैसे मुझे पता है निशा शर्मा लाइफस्टाइल को बहुत सारे बच्चे देखते हैं, और वो बहुत सारे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, क्योंकि वो स्पेशल कमेंट्स करते हैं हर वीडियो पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो दूसरे चैनल पे पहुंचे हुए बच्चे हैं वो मेरे पर्सनल हो जाते हैं कि हाँ भाई ये तो हमेशा ध्यान रखते हैं मैम की हर बात का, तो थोड़ा सा सही लगता है ना। तो सभी नोटिस है मेरे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल यूनिट 4 के क्वेश्चन के साथ, फिर 5th के क्वेश्चन के साथ, फिर रैंडम भी बहुत सारे क्वेश्चंस चलेंगे जो सभी यूनिट्स के होंगे। ये मत सोचना कि यूनिट खत्म हो गई, इसमें चाहे 20 क्वेश्चन और करवा लो, चाहे 50 और करवा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो टिल एग्जाम चलती रहेंगे, बट मेन बातें मैंने आपको बता दी, आपके माइंड क्लियर हो गया कि यूनिट 3 इज ऑल अबाउट डिसेबिलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशंस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, डाइवर्सिटीज एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय। 13 नहीं है FLN, 16 दिसंबर है रजनी। चलो।